हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण का 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है तद्भव, सेकंड नंबर पर हो जाता है तत्सम, थर्ड नंबर पर हो जाता है देशज और फोर्थ नंबर पर हो जाता है विदेशी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी तद्भव हो जाता है। सेकंड नंबर पर इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो फर्स्ट नंबर पर है ठलवा क्लब, सेकंड नंबर पर है निहार, थर्ड नंबर पर है नीरजा और फोर्थ नंबर पर है गिल्लू। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो ठलवा क्लब नहीं है। बाकी देखिए, निहार, नीरजा, गुल्लू, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। और ये जो ठलवा क्लब है, ये किसकी रचना है? तो ये रचना देखिए मुंशी प्रेमचंद जी की है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है अंधे की लकड़ी, ऑप्शन सेकंड है अक्ल का दुश्मन, ऑप्शन थर्ड है अंगूठा दिखाना, ऑप्शन फोर है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसमें देखिए पूरी तरह से मना कर देना यानी कि अंगूठा दिखाना, तो इसका राइट आंसर यही हो जाता है अंगूठा दिखाना, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद चलते हैं फोर ऑप्शन की तरह, यानी फोर क्वेश्चन की तरह। मधुशाला के रचयिता हैं तो फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद जी, सेकंड नंबर पर है महादेवी वर्मा जी, थर्ड नंबर पर है हरिवंश राय बच्चन जी और फोर्थ नंबर पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। देखिए, राइट आंसर जानने से पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1907 में प्रयाग में हुआ था। और देखिए, इनकी आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? इनकी आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी एक प्रमुख रचना है। और इसके अतिरिक्त अगर काव्य रचनाओं की बात की जाए तो इसमें देखिए मधुशाला हो गया, मधु कलश हो गया, निशा निमंत्रण हो गया, एकांत संगीत हो गया, और देखिए खादी के फूल, सूत की माला आदि रचनाएं हो जाती हैं। देखिए, इनका स्वर्गवास 18 जनवरी सन 2003 को बम्बई में हुआ। तो इनका स्वर्गवास कब हुआ था? तो इनका स्वर्गवास 18 जनवरी, ठीक है ना, 18 जनवरी 2003 को हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए, देखिए भारतीय सिने उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन इनके सुपुत्र हैं, ठीक है ना। तो इस देखिए मधुशाला के रचयिता अब आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन आप लोगों को बता देते हैं। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन जी, ये राइट आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर हो जाता है मूल्यांकन, सेकंड नंबर पर हो जाता है मापन, थर्ड नंबर पर हो जाता है छात्र और फोर्थ नंबर पर हो जाता है शिक्षक। देखिए, मूल्यांकन आप तभी करेंगे जब छात्र होगा तब ना, जब मापन तभी तो करेंगे जब छात्र पढ़ाई करने आएगा तभी तो, और शिक्षक भी उसी को तो पढ़ाएगा, जब छात्र होगा तभी तो शिक्षक पढ़ाएगा ना। तो इस लिहाज से आपका जो थर्ड ऑप्शन यानी कि छात्र है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अति लघु टाइप क्वेश्चंस की तरफ। आपके देखिए बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? तो देखिए, कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में मुंशी प्रेमचंद जी विख्यात है, यानी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देखते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है ना।
उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने रावण को मारा वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए राम ने और रावण को, तो देखिए क्रमवाच्य हो जाता है को, इसलिए आपका को क्रमवाच्य वाक्य है, ये आंसर सटीक है यानी सही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो देखिए औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुलेख किसे कहते हैं? देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखिए सु प्लस लेख यानी सुंदर लेख। सुंदर लेख लिखना ही क्या कहलाता है? सुलेख कहलाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है ना, ये आपका राष्ट्रीय पर्व हो जाता है, ये हम सभी का राष्ट्रीय पर्व है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हमको 4 पंक्तियां लिखनी है, हम बहुत सी पंक्तियां लिख सकते हैं। आप लोग, हम लोग, सभी लोग बहुत सारी इसके बारे में पंक्तियां लिख सकते हैं, जितना लिखे उतना कम है। बाकी हम लोग 4 पंक्तियां देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, आज हम स्वतंत्र हैं परंतु 15 अगस्त 1947 से पहले हम पराधीन थे। सेकंड नंबर पर हो जाता है, स्वतंत्रता पाने के लिए भारतीय वीरों ने अपने बलिदान दिए। और देखिए थर्ड नंबर पर हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी। और फोर्थ नंबर पर हो जाता है, अंत में यानी 14 अगस्त 1947 की रात्रि को 12 बजे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देखिए हमने ये लाइनें लिखी हैं, आप जो भी आप लोगों को आती हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो कि हमको ये अच्छे से आता है, आप वो लाइनें लिख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो ये लाइनें भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लेखन में सुलेख का महत्व बताएं। तो देखिए सुलेख के माध्यम से जहां अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़े बल्कि वह उसे रुचि से भी पढ़े। देखिए सुंदर लिखावट देखकर हर कोई उसे पढ़ने के लिए आकर्षित होता है। और देख लेते हैं सुंदर यानी सुलेख के बारे में। तो देखिए सुलेख का अभ्यास ज़्यादातर छोटी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को कराई जाती है। या हस्तलेखन और मात्रा सुधारने की प्रक्रिया होती है, इसलिए हम सुलेख शब्द को अभ्यास लेखन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मुहावरा, अगर मुहावरे की बात की जाए तो देखिए मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? तो मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। और मुहावरा नैसर्गिक और सहज होता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, आस्तीन का सांप होना। और सेकंड नंबर पर है आंख में धूल झोंकना। ये आपके काहे के उदाहरण हो जाते हैं, ये आपके मुहावरे के उदाहरण हो जाते हैं। अब देखते हैं लोकोक्ति, तो किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होती है। जैसे देखिए कौवा चले हंस की चाल, ऐसे आम बोलचाल में देखिए होता नहीं है कि कौवा चले हंस की चाल, कंगाली में आटा गीला, ठीक है ना, और गधे को बाप बनाना, इस तरह से लोकोक्तियाँ बोली जाती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दीपावली पर्वों पर 8 पंक्तियाँ लिखिए। आप लोग ये अच्छे से लिख सकते हैं, 8 क्या 16 पंक्तियाँ आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि बचपन से लिखते चले आ रहे हैं निबंध। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाए देते हैं। अगर आपको ये पॉइंट सही लगे तो आप लोग, बाकी सही तो है ही है, अगर आप लोगों को ये पॉइंट उस वक्त याद रह पाए तो आप लोग ये पॉइंट लिख दीजिएगा। बाकी आप लोगों के माइंड में जो भी पॉइंट है आप लोग वो पॉइंट लिखिएगा। इसमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि निबंध का मतलब भी होता है कि एकदम फ्री होना। आप फ्री माइंड से निबंध लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो देखते हैं, देखिए दीपावली, दीप प्लस वली, इसका अर्थ दीपों की पंक्ति है। सेकंड नंबर पर है, यह ज्योत का पर्व है, इसको मनाने के कई कारण हैं। देख लेते हैं, देखिए राम का अयोध्या में दीपावली के दिन, देखिए दीपावली के दिन राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजस्व यज्ञ पूरा किया था। दीपावली के समय वर्षा ऋतु का अंत और शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। 5th नंबर पर हो जाता है, दीपावली से पूर्व घरों और दुकानों की सफाई व रंगाई आरंभ हो जाती है। और देख लेते हैं, देखिए यह त्योहार
धनतेरस से आरंभ होता है। दीपावली के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं, खील खिलौने मिठाइयाँ आदि खाते हैं। और 8 नंबर पर हो जाता है व्यापारी वर्ग इस दिन बही खाते पूजते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो देख लेते हैं प्रमुख विराम चिन्ह। देखिए कुछ विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, संबोधन या विस्मयादि बोधक, तथा कुछ वाक्य के बीच में जैसे अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम आदि। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले पूर्ण विराम। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पूर्ण विराम किसको कहते हैं, क्योंकि जब वाक्य को कंप्लीट कर लिया जाता है यानी पूरा कर लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। देखिए सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य चाहे लंबा हो या छोटा या सरल हो या संयुक्त हो, मिश्र हो, इसके अंत में पूर्ण विराम ही लगता है। जैसे जाओ, बहुत छोटा सा वाक्य, फिर भी यहाँ पे पूर्ण विराम क्योंकि ये कंप्लीट हुआ। वह अच्छा लड़का है, पूर्ण विराम, उसने कहा कि राम कल आएगा, राम आया और तुम चले गए। ठीक है, अब हम लोग अल्प विराम को देख लेते हैं। अल्प विराम, देखिए अल्प विराम को देखिए ये चिन्ह होता है अल्प विराम का, ठीक है ना। तो अल्प विराम वाक्य के बीच में लगता है। इसका प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, जैसे एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और शब्द पर का प्रयोग होता है। जैसे बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वर और पुरी भारत के प्रसिद्ध 4 धाम, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं एक ही प्रकार के कई पदबंध या उपवाक्यों का एक वाक्य में प्रयोग होने पर प्रत्येक के अंत में अल्प विराम लगाया जाता है, पर अंतिम पदबंध के उपवाक्य से पहले और का प्रयोग होता है। जब हम जैसे देखिए जब हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और मनन करते हैं तभी हमारा ज्ञान बढ़ता है। जैसे आप इस तरीके से भी समझ लीजिए, जैसे हम कोई नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा राम, सीता और गीता, ठीक है ना, और राकेश, ठीक है ना। तो हमने जो है क्या लगाया, तो हमने जैसे राम के बाद हमने क्या लगाया, थोड़ा सा ठहरे तो अल्प विराम लगाया। उसके बाद सीता, उसके बाद थोड़ा सा ठहरे तो अल्प विराम लगाया। या जैसे देख लीजिए, जैसे हम बाजार गए, हमने लौकी, कद्दू, तोरी आदि चीज़ें खरीदी, तो जैसे हमने लौकी बोला तो क्या हुआ, तो अल्प विराम लगा। इस तरीके से अल्प विराम प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अर्ध विराम। देखिए अर्ध विराम की अगर बात की जाए तो अर्ध विराम किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है ना। अर्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने के लिए करते हैं, क्योंकि देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि अर्ध मतलब उससे ज़्यादा, अल्प मतलब कम और अर्ध मतलब अल्प से ज़्यादा, लेकिन पूर्ण विराम से कम, है ना। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका प्रयोग अल्प विराम एवं पूर्ण विराम की तुलना में कम होता है। प्राय लोग इसके स्थान पर अल्प विराम का ही प्रयोग कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर होता है, जैसे देखिए किसी नियम के बाद आने वाले उदाहरण सूचक, जैसे शब्द के पूर्व उदाहरण के लिए स्त्रियों के नामों के स्थान सात प्रिया देवी शब्द आता है, जैसे गायत्री देवी, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे भी आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लगता है। तो जब हम प्रश्न वाले वाक्य जैसे बोल रहे होते हैं, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या, तो हमने क्या किया, आपसे प्रश्न किया, तो वहाँ पे उसके बाद ये चिन्ह लगता है। क्या तुम बाजार गए थे, तो हमने तुमसे प्रश्न किया, यानी कि हमने आपसे प्रश्न किया, तो उसके बाद ये चिन्ह लगता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं निर्देशक। तो वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ये निर्देशक चिन्ह की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी उद्धरण में या कथन से पहले अल्प विराम के स्थान पर, जैसे कबीर का कथन है, राम नाम की महिमा अपार है, ठीक है ना। और देखिए किसी संवाद या कथोपकथन या प्रश्न उत्तर के रूप में प्रत्येक वक्ता के बाद, जैसे शिक्षक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब देख लेते हैं योजक या, देखिए योजक या विभाजक चिन्ह। तो निम्नलिखित स्थानों पर योजक या विभाजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए
सामासिक पदों, पुरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य जैसे भारत रत्न, सुख दुख, तन मन, घर घर, देश विदेश, है ना। देखिए इस तरह का चिन्ह लगता है, जैसे भारत रत्न लिखा या सुख दुख लिखा तो बीच में इस तरह का चिन्ह लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना ही लिख देंगे तो आप लोगों के लिए इनफ होगा, क्योंकि देखिए टाइम तो 1 ही घंटे का होता है और उस टाइम में आप लोग इतना लेंथी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही आप वर्क कीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है तद्भव एवं तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर। तो देखिए तत्सम शब्द, सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द। वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रचलित है। अंतर केवल इतना है कि संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्हों या प्रतियों से युक्त होते हैं और हिंदी में वे अपने रहित। जैसे देखिए संस्कृत में कर्पूरा और पर्यका और फलम और ज्येष्ठा, तो हिंदी में कपूर, पर्यक, फल और ज्येष्ठ। अब देखिए तद्भव शब्द की बात कर लें तो देखिए उसमें भव या उत्पन्न, जैसे वैसे शब्द जो तत्सम से विकास करके बने हैं और कई रूपों में वे उनके तत्सम के समान नजर आते हैं। जैसे देखिए कर्पूर तो कपूर, पर्यंक तो पलंग और अग्नि तो आग, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार लिखिए। तो देख लेते हैं। देखिए औपचारिक कथन, अगर औपचारिक कथन की बात की जाए तो देखिए औपचारिक अवसरों पर शिष्टाचार के रूप में जिस भाषा अथवा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें औपचारिक कथन कहते हैं। जैसे सम्मान सूचक शब्द पूज्य, पूजनीय, मान्य, मान्यवर, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय तथा महोदय अथवा महोदया इत्यादि। आशीर्वाद सूचक सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो, चिरंजीव रहो, दीर्घायु हो, प्रसन्न रहो, ठीक है ना। और देखिए निवेदक के रूप में प्रार्थी, प्रार्थनी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय पात्र आदि इस प्रकार के शब्द औपचारिक कथन माने जाते हैं। इसके पीछे नैतिक विवशता होती है, क्योंकि इसमें नैतिकता आपको दिखानी होती है, क्योंकि विवशता, देखिए यहाँ पे विवशता है तो विवशता तो यानी नैतिकता दिखानी होती है, चाहे ना चाहे फिर भी औपचारिक कथन में आपको ये बंधन है, मतलब आपके लिए कुछ विशेष अवसरों पर सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से औपचारिक कथन आवश्यक होते हैं। अब अनौपचारिक कथन की बात कर ली जाए, देखिए कुछ शब्द परस्पर बोलचाल में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इसके पीछे कोई व्यवस्था अथवा दिखावा नहीं होता है, उनको अनौपचारिक कथन कहा जाता है। इन कथनों के अंतर्गत हम अपने मन की इच्छा दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा उसकी भावनाओं को हम उनके शब्दों में ग्रहण करते हैं। इसमें देखिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है, क्योंकि देखिए अनौपचारिकता से ही आप समझ गए होंगे, जैसे औपचारिक अनौपचारिक जैसे शिक्षा होती है उसी तरीके से कथन होते हैं। क्योंकि देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं, उसके लिए टाइम होता है, उसके लिए देखिए बंधन होते हैं, उसके लिए हमें एडमिशन लेना होता है, उसको फॉलो करना होता है, 1 साल तक एक क्लास में रहना होता है, सब कुछ। लेकिन जब अनौपचारिक हम ज्ञान प्राप्त करते हैं यानी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो हम कहीं से भी कभी भी किसी भी टाइम हम प्राप्त कर सकते हैं और किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। और औपचारिक शिक्षा हम गुरु से प्राप्त कर सकते हैं, और जो अनौपचारिक शिक्षा है वो तो हम चलते फिरते किसी से भी प्राप्त कर सकते, उसका कोई समय नहीं होता है, ठीक है ना, और ना तो उसकी कोई जगह होती है। तो बस यही चीज़ इसमें भी है। इस प्रकार के व्यक्तियों के आगे तथा पीछे कोई नैतिक बल प्रयुक्त नहीं किया जाता और ना ही किसी प्रकार का दिखावटी सम्मान प्रदान किया जाता है। अनौपचारिक कथन वे कथन होते हैं जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने शब्दों में प्रयोग करता है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। देखिए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। तो देखिए वैसे तो हम स्थान स्थान पर इस बात का उल्लेख करते हैं कि किसी वस्तु या बात का महत्व, आवश्यकता, उद्देश्य, उपयोगिता आदि सभी शब्दों के हेर फेर से एक ही हैं, फिर भी मूल्यांकन की उपयोगिता को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। तो देखिए मूल्यांकन से ज्ञान में वृद्धि होती है, मूल्यांकन द्वारा पाठन विधियों और पाठ्यक्रम में संशोधन होता है, मूल्यांकन द्वारा
मार्गदर्शन में सहायता मिलती है, मूल्यांकन द्वारा वर्गीकरण होता है और मूल्यांकन द्वारा समस्याओं का निदान और देखिए और भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों का देखिए 2022 का पेपर भी सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। थैंक यू।